जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। उसमें क्या डिस्कस करें, उसमें डिस्कस करें हम लोग प्रश्नावली 5-10 में। क्या नाम इसका नाम है समांतर श्रेणी। और इस समांतर श्रेणी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है कि बहुत ही आसान सा ये चैप्टर है और इससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और सिर्फ आपको फॉर्मूला याद है, आपको कंडीशन पता है कि पहला पद दूसरा पद सार्वंतर क्या होता है, एपी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन सा कंडीशन होता है एपी का, किस कंडीशन में बोलते हैं कि एपी में, किस कंडीशन में हम बोलते हैं एपी में नहीं। ये छोटी छोटी चीजें पता है, आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लो। जैसे यही क्वेश्चन देखना है, क्या बोला गया है कि निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची जो है एपी में है या नहीं। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को आप ना VBI डाल देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। और बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है कि बहुत आसान क्वेश्चन है। और इसलिए इसमें मतलब इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं रहता है। जनरली हम ब्याज वाज नहीं पढ़ते हैं, जनरली हम कोई भी कंपटीशन एग्जाम पढ़ते हैं उसके लिए ब्याज वाज पढ़ते हैं, साधारण में मिश्र धन है ना। जनरली हमें 10th के सिलेबस में होता नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन दिया गया है तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है मिश्र धन वाला, आप आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, मेरा मेन यहाँ पे टारगेट ये है कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद पता करना, ताकि हम सारों अंतर देख सके बराबर है या नहीं, है ना। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ज्यादा मैं बार बार इसलिए बोला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि आपको इसमें थोड़ा सा फोकस दिलाते हैं, है ना। क्या दिया है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, बोला मिश्रधन है, जबकि 10,000 क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा सर मूलधन प्रिंसिपल, टेन खाने क्या हो सर मूलधन की राशि 8% देखो वार्षिक की दर से, यानी हमारे पास दर दे दिया है कितना 8%, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है तो बतानी है कि जो भी हमारे पास मिश्र धन आ रहा है क्या वो एपी में है, क्या वो एपी की सूची में है, क्या वो समांतर श्रेणी में है, चेक करते हैं ना। यानी सर एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला, ध्यान दो, मिश्र धन का फॉर्मूला होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन गुने 1 प्लस दर बट्टा 100 की घात समय, ये होता है। ठीक है, चलो ध्यान दें। यानी अगर हमें मान लीजिए मूलधन दिया, दर दिया, अगर हम प्रथम वर्ष पहले वर्ष निकाला कितना मिश्र धन होगा तो इसी पे निकालेंगे ना। यानी हम बोलते हैं सर पहले वर्ष का मिश्र धन, एक वर्ष पहले वर्ष का मिश्र धन, तो क्या बोले सर पहले वर्ष का हमारा मूलधन कितना था, प्रिंसिपल कितना था 10,000 इंटू 1 प्लस दर कितना है सर 8 बट्टा 100 की समय कितना है, समय 1। सर इसको देखो थोड़ा सा अगर सॉल्व कर लेते हो तो थोड़ा सा इसको इंडिके स्टाइल से सॉल्व करते हैं। तो ये भी सर 10,000 है ना इंटू ये सर 1 प्लस ये लिखो सर 0.08 है ना, कि होल पर क्या गया 1। सर इसको देखो ये लिखा है सर 10,000 इंटू ये लिखा है सर 1.08, क्योंकि सर जोड़ेंगे तो 1.08 की पावर 1 यही आएगा। अब सर इसको गुना कर देना है ना। इसको तो गुना करना आसान है, लेकिन इसके आगे के जो आएंगे उसको थोड़ा गुना करने में थोड़ा सा आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेटर की सहायता ले सकते हैं। आप भी आप कैलकुलेटर की सहायता ले लेना, ठीक है। बाकी आप तो कॉपी में कैलकुलेशन कर ही सकते हो, है ना। तो ध्यान दो, देखो हम तो यहाँ पे आपके लिए कैलकुलेटर ले लेते हैं। चलो क्या बोला कि हमारे पास 10,000 गुने 1.08 है ना, यानी 10,000 भैया 10,000 गुने 1.08 कितना है सर 10,800, 10,800 क्लियर है, कितना है 10,800। लेकिन पहले वर्ष का मिश्र धन क्या है सर 10,800। इसी तरह दूसरे वर्ष के निकालेंगे, इसी तरह तीसरे वर्ष के निकालेंगे, इसी तरह चौथे वर्ष के। लेकिन ध्यान दीजिएगा चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि सर जो पहले वर्ष का जो भी मिश्र धन आता है ना वो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन बन जाता है ना। सिर्फ साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में यही अंतर देखो, यहाँ लिख दिया इसलिए लिखा गया क्या चक्रवृद्धि ब्याज। जल्दीबाजी में हमसे करोगे फंस जाओगे, है ना। साधारण ब्याज में क्या होता है कि हम एक बार जो मूलधन फिक्स करती है उसी का सिर्फ आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, ये दर देना क्या होते हैं उसी के रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको देना पड़ता है जो भी ब्याज चुकाते हो आप। लेकिन सर चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, उसमें ये होता है कि अगले साल क्या होता है उसका मूलधन का जो भी मिश्र धन आएगा वो मूलधन की तरह काम करने लगेगा, है ना। यानी दूसरे वर्ष में अगर बात करें हम, अगर मैं दूसरे वर्ष का बोलूं, दूसरे वर्ष का मिश्र धन मैं बोलूं तो हमें बताओ क्या होता है मूलधन, बताइए। अब मूलधन हमारा कितना हो जाएगा सर, मूलधन जो हमारा मिश्र धन है ये मूलधन के बराबर आ जाएगा, ठीक है 10,800। इसमें यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। 10,800 इंटू 1 प्लस दर तो ये होल पर। अब दूसरे वर्ष के लिए मतलब कितना समय हो गया सर 2, इससे हो जाने वाला है सर 10,800 इंटू सर ये वही आने वाला क्या 1.08 के पावर क्या
तो अब देखो इसमें ये समझ लेना है कि सर ये 10,800 इंटू हो गया सर 1.08 इंटू 1.08। अब इसको गुना कर लेते हैं, तो यहाँ गुना कर लेते हैं, हमारे पास है गुना कर लो, क्या है सर 10,800 इंटू कितना गुना करना है 1.08 इंटू 1.08। तो सर ये समथिंग हमारे पास कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेटली ले लो 12,597 आ रहा है ना, 12,597 हो गया। यानी दूसरे वर्ष का मिश्र धन क्या गया 12,597। अब बताइए तीसरे वर्ष के लिए कैसे बिहेव करेगा सर, ये तीसरे वर्ष के लिए मूलधन बन जाएगा, यही होता है चक्रवृद्धि ब्याज है ना। तो ये तीसरे वर्ष के लिए यहीं पे निकालो, चलो तीसरे वर्ष के लिए यहीं पे निकालो, तो लिख लेते हैं सर तीसरे वर्ष का मिश्र धन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर इस मूलधन के तरह काम करेगा 12,597 इंटू ये सर यही आएगा बार बार ना 1.08 के पावर क्या अब सर 3 आ जाएगा। हाँ तो 3 बार गुना करना है इसको, यानी सर ये आ गया 12,597 इंटू 1.08 इंटू 1.08 इंटू 1.08। तो ये समथिंग आ रहा है क्या सर हमारे पास 15,860। देखो यहाँ पे 7 पर इसको क्या करते हैं एप्रोक्सीमेट करके क्या करते हैं इसको 69 कर देते हैं ना, 69 कर देते हैं। ठीक है चलो ये 3 पे निकाले कैलकुलेट करिए 3 पे, चलो ये तीनों पे ही सब कैलकुलेट करते हैं। मतलब हमारे पास पहले वर्ष का क्या आ गया था मिश्र धन, हमारे पास पहले वर्ष का मिश्र धन आ गया जो है आपके पास 10,800। उसके बाद का क्या है सर हमारे पास, उसके बाद का है हमारे पास 12,597 फिर आया 15,869 है ना, चेक कर लेते हैं ना। तो पहले 10,800 लिख लो, यानी हमारे पास A1 जो है वो आ गया सर 10,800। सर जो A2 है वो क्या है सर वो है 12,597। जो A3 है वो क्या है सर वो है 15,869 मतलब वही होता है ना। अब चलो घटा के देख लेते हैं, अगर ये दोनों बराबर होता है आगे भी बराबर आएगा है ना, चेक करते हैं। लेकिन हमें दिख नहीं रहा है सर बराबर, फिर भी देख लो ये दोनों का क्या हुआ। चलो पहला सर्वांतर ये हो गया, दूसरा सर्वांतर चलो यानी D1 जो होगा हमारे पास हो जाएगा A2 माइनस A1 है ना। A2 हो गया हमारे पास देखो 12,597 माइनस 10,800 घटा दी जाए, तो 7 9 7 और यहाँ से 1 हो गया 1,797। पहला आ गया हमारे सर्वांतर। जो दूसरा सर्वांतर निकाल लेते हैं, ये हो गया पहला सर्वांतर है ना। दूसरा सर्वांतर निकालो A3 माइनस A2। A3 कितना है सर हमारे पास 15,869 और क्या आ गया सर 12,597 घटा लो सर, यह है सर 2, यह है सर 7, इसमें आ गया सर 2 या 3,272 समथिंग। क्या ये दोनों बराबर है सर, हम बोलेंगे दोनों बराबर नहीं है। क्या ये दोनों बराबर है, बराबर नहीं है, यानी D1 नॉट इक्वल टू D2, यानी सर सार्वंतर क्या बोलेंगे सार्वंतर बराबर नहीं है, सार्वंतर बराबर नहीं है। सर जब हम ये बोलेंगे सर सार्वंतर बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर इसका सार्वंतर बराबर नहीं, यानी यह जो दिया गया है यह AP में नहीं है, AP में नहीं। क्यों AP में नहीं है, क्योंकि सर इसका जो सार्वंतर आया है वो बराबर नहीं, सार्वंतर बराबर नहीं। क्लियर है, क्लियर है। हाँ तो देखो इस क्वेश्चन में इसलिए मैं बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं था, क्योंकि आपने ब्याज नहीं पढ़ा था, मिश्र धन के बारे में आपने अभी पढ़ा नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन दे दिया गया था, इसलिए मैं बस यही फॉर्मूला याद रखना है ना। अब ध्यान दो जनरली क्या होता है ना, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज आता है ना वो AP में नहीं आएगा, क्योंकि आप ही सोचिए ना, मान लो हम इस साल 100 रुपया में मूलधन दे रहे हैं, अगले साल वही बढ़ के 110 रुपया होगा, अगले साल वही बढ़ के 120 रुपया होगा, अगले साल वही बढ़ के 130 रुपया हो गया। तो बताइए अगर हम उसका मूलधन में ब्याज देते जाएंगे तो हर एक साल का हमारा मूलधन चेंज होता जाएगा, तो क्या उसका सार्वंतर क्या उसका कभी सार्वंतर बराबर होगा, कभी बराबर नहीं होगा। लेकिन अगर वही साधारण ब्याज रहता, वहां पे अगर हमारा मूलधन फिक्स रहता तो उस कंडीशन में हम बोलते कि हाँ हो सकता है कि बराबर हो, है ना, हो सकता है कि उसका सार्वंतर बराबर हो जाता है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसी तरह अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहा है, अगर कहीं भी डाउट आ रहा है तो जरूर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, कम्युनिटी में बताइए। अगर नहीं डाउट आ रहा है तो जरूर जरूर अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, है ना।